हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। हम अध्ययन कर रहे थे पॉलिटिक घटना चक्र। उसका टॉपिक था संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो आइए चलते हैं, इसकी कुछ बातों को जानते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हमारा टॉपिक था संविधान सभा का गठन से स्टार्ट करेंगे। संविधान सभा की मांग की अगर बात करें तो कब हुई, तो सबसे पहले 1995 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से इसकी संविधान सभा के गठन की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने उस समय इसका ध्यान नहीं दिया। 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान की मांग की और उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए जिसमें क्या हो, सभी भारतीय हों। लेकिन उस समय भी इग्नोर किया अंग्रेजों ने। ये जितनी भी मांगे थी वो अनौपचारिक तरीके से रखी जा रही थी, मतलब किसी पत्र आदि के माध्यम से नहीं रखी जा रही थी। ये अनौपचारिक तरीके से मांगे थी उनकी। औपचारिक रूप से अगर बात करें उनकी सबसे पहले मांग कब रखी गई, तो 1934 में स्वराज जो पार्टी थी उसी के माध्यम, स्वराज पार्टी के माध्यम से रखा गया। किसने रखा, तो एम.एन. राव ने इस पर विचार दिया 1934 में कि संविधान सभा का गठन किया जाए। अब संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार कब किया गया अंग्रेजों द्वारा, तो पहली बार जब अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, तो उसी के माध्यम से अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब बात आती है कि 1940 में क्यों स्वीकार किया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। और उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति में यह था कि अंग्रेजों की स्थिति बहुत कमजोर थी और वह चाहते थे कि भारतीय जो है इस युद्ध में हिस्सा लें और हमारा साथ दें। हाँ, तो वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं इस युद्ध में हमारा साथ दें। पिछले 200 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे अंग्रेजों जो थे वो इतनी आसानी से भारतीयों की बात अंग्रेज मान जाते। तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन होगा जिसमें ज्यादातर भारतीय होंगे, मतलब अंग्रेज भी उसमें शामिल होंगे। तब क्या किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उस समय इसको मतलब दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, मतलब बहिष्कार कर दिया इसका। और इसके बाद 1942 ईस्वी में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो कांग्रेस अब मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया इसको भी। इसमें कहा गया था क्रिप्स मिशन में कि भारतीयों के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जिसमें सभी भारतीय होंगे, लेकिन शर्त यह थी कि अभी जो है भारतीय युद्ध में हमारा साथ दे दें और जैसे विश्व युद्ध चल रहा था तो विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही संविधान सभा के गठन की मतलब हम अनुमति दे देंगे। तो ये उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। तो इसी समय महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था उसी के संबंध में कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक क्या हो गया, दिवालियापन के कगार पर है। तो किसने ये स्टेटमेंट दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका जो बैंक है वो दिवालियापन के कगार पर है। अब बात आती है 1942 की। तो 1942 ईस्वी के बाद ब्रिटेन में चुनाव होता है। अब चुनाव के समय पीएम जो वहाँ के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, चुनाव के बाद इनकी जो विंस्टन चर्चिल होते हैं इनकी जो सरकार होती है वो गिर जाती है और नए पीएम जो बनते हैं ब्रिटेन के, कौन बनते हैं, क्लीमेंट एटली बनते हैं। और इनका जो रवैया था भारत के प्रति मतलब थोड़ा उदार था। तो अब जब जैसे ये पीएम के पद पर आते हैं तो इनके 3 जो महत्वपूर्ण सदस्य थे उनका नाम था 3 पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो 1946 ईस्वी में पैथिक लॉरेंस जो थे उनकी अध्यक्षता में एक मिशन आता है भारत। उसका नाम क्या था, ये किसके लिए था, तो संविधान निर्माण के लिए था और इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कब आता है, 1946 में। अब इसमें इसका कैबिनेट मिशन ही नाम क्यों पड़ा ये भी चले जानते हैं। तो क्योंकि क्लीमेंट जो एटली थे ये प्रधानमंत्री वाली कैबिनेट के मेंबर थे जिसमें 3 लोग थे, तो इसीलिए इसका नाम ये पड़ा कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। तो चुनाव कैसे होना था, 389 सीटों पर चुनाव होना था। 389 सीटों को 2 भागों में बांटा गया। 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत के लिए थी और 93 सीटें मतलब 93 जो सीट्स थी वो देसी रियासत या देसी भारत, मतलब ऐसा भारत जहां राजा महाराजों का जो शासन था उनके लिए ये थी। कितनी सीटें, 93। और 296 सीटें किसके लिए थी, ब्रिटिश भारत के लिए। मतलब ब्रिटिश भारत का मतलब ऐसा भारत जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, तो उस भूभाग के लिए। अब ये 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत वाला, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। उन 292 जो सीटें थी, 11 जो थी प्रांतीय विधानसभाओं से और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी। अब 4 जो सीटें थी मतलब 296 सीटों को भी 2 भागों में बांटा गया। 292 सीटें प्रांतीय विधानसभा से और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। चीफ कमिश्नरी प्रांतों में 4 कौन कौन से थे, अजमेर, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। कौन कौन सा, अजमेर, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। तो ये 4 सीटें चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थीं।
अब संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? हाँ, तो ये क्या ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिणाम था? तो नहीं, यह क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से इसका चुनाव हुआ था। संविधान सभा के चुनाव में जो थे निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल हो गए थे। तो निर्वाचित मतलब प्रांतीय विधानसभाओं से और +4 जो थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से गए थे। तो मतलब इसमें संविधान सभा का जो चुनाव था इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों, इसमें मनोनीत में से 93 सदस्य सीटें देसी रियासतों से थी। हाँ, तो मनोनीत में से क्या था कि जो 93 सदस्य सीटें थी देसी रियासतों से थी। अब इसमें क्या था कि देसी रियासतों को अपने क्षेत्र से एक व्यक्ति का मनोनयन करना था और इसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था। मतलब जितनी भी देसी रियासतें हैं वो अपनी तरफ से एक व्यक्ति का मनोनयन कर देंगी और इसके लिए कोई चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। अब बात करते हैं आगे चुनाव का परिणाम। तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सीटों में बांटा गया। जैसे 208 सीटें कांग्रेस की थी बनी और उसके बाद 73 सीटें मुस्लिम लीग और अन्य 15 सीटें। अब आगे बात करते हैं संविधान सभा की जो बैठकें हुई वो कौन कौन सी हुई। अभी ये इतना हम डिस्कशन करने के बाद जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो लगभग सारे कवर हो जाएंगे। तो संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और इस दिन संविधान सभा की क्या हुई? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष सदस्य जो कौन बनाए गए? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसके आधार पर? तो वरिष्ठता के आधार पर। अगर हम बात करें कि वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी सदस्य को चुनना, मतलब ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। कहां से? फ्रांस से। संविधान की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? हाँ, तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चुनाव जो था 389 सीटों पर हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कितने लोग थे? तो 207 सदस्य जो थे वो उपस्थित थे। चलिए मैंने ही बता दिया है कि कितने सदस्य थे? तो 207। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि वह पाकिस्तान की मांग कर रही थी। अब मुस्लिम लीग जो थी 73 सीटें किसकी थी? मुस्लिम लीग की। तो 389 में से 73 माइनस करिए तो 316 बचेंगी। तो ये मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था क्योंकि ये अलग से पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो अब ये था कि जिस दिन हमारे संविधान की पहली बैठक हो रही थी, मतलब ये जो था 9 दिसंबर 1946 को, तो देसी रियासतें की जो सीटें थी कितनी थी? 93 सीटें थी। तो इन्होंने भी इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि क्या था कि जब भारत आज़ाद हुआ तब देसी रियासतों के लिए व्यवस्था किया गया था कि अगर देसी रियासत भारत में शामिल होना चाहती है, अगर देसी रियासत भारत में शामिल होना चाहती है तो हो जाए, अब पाकिस्तान जाना चाहती है तो पाकिस्तान चली जाए, यदि पहले की तरह स्वतंत्र अस्तित्व अपना बनाए रखना चाहती है तो बनाए रखे। मतलब उनके लिए 3 ऑप्शन दिया गया कि देसी रियासत यदि भारत में शामिल होना चाहती है तो हो जाए, पाकिस्तान में जाना चाहती है तो पाकिस्तान चली जाए, यदि पहले की तरह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती है तो बनाए रखे। देसी रियासतों ने अपना अस्तित्व तय ही नहीं किया था। इसलिए 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ कि ये जो पहली बैठक जब हुई तो 93 देसी रियासतों ने और 73 जो सीट वाली मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया। जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो ब्रिटेन के जो पूर्व पीएम थे विंस्टन चर्चिल क्या कटाक्ष करते हैं कि भारत में ऐसे विवाह का समारोह हो रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। किसने किया ये स्टेटमेंट? पूछा गया है कई क्वेश्चंस, कई उसमें एग्जाम्स में कि विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला कि भारत में ऐसे विवाह का समारोह हो रहा है जिसकी क्या है? दुल्हन ही गायब है। अब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। एच.सी. मुखर्जी और टी कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। कब? 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और एच.सी. मुखर्जी, टी कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। डॉक्टर बी.एन. राव का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर बेनेगल नरसिम्हा राव। तो इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। हाँ, तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आती 13 दिसंबर की 1946 की। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष क्या हुआ? एक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को जे.एल. नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष, मतलब उसके सामने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया? प्रस्तुत किया। और इसे स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। और स्वीकार जो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उसको स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 में। और राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मान्यता 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को संवैधानिक मान्यता दी गई थी।
और दूसरा एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था वो बनकर तैयार हो चुका था। अब बात करें, अगर मैं पूछूं कि 26 नवंबर 1949 तक, कब 26 नवंबर 1949 तक कितने अधिवेशन हुए थे, तो 26 नवंबर 1949 तक कुल 11 अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन अगर टोटल अधिवेशन की बात करें तो 12 अधिवेशन थे, क्योंकि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को हुई थी और यही 12वां अधिवेशन था। तो टोटल अधिवेशन है 12, और अगर 26 नवंबर 1949 तक की बात करें तब तक 11 अधिवेशन ही हुए थे और लास्ट वाला हुआ 24 जनवरी 1950 को, यह 12वां अधिवेशन था। 24 जनवरी 1950 इसी दिन क्या हुआ कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। और कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे लास्ट में हस्ताक्षर, अंतिम हस्ताक्षर जिसने किया उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत प्लस राष्ट्रगान को संवैधानिक मान्यता दी गई। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति भी निर्वाचित किया गया संविधान सभा के द्वारा। संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। कब, 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। ये थी इतनी इसकी व्याख्या। अब हम बात करते हैं इसमें जो चीज़ें दी गई, लगभग मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। चलिए सरसरी निगाह में इसको मैं पढ़ूंगी, बाकी चीज़ें मैं सब बता चुकी हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की, बताया मैंने। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार किसने दिया, एम एन रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद, मतलब पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के, हाँ ये याद रखिएगा कि 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। तो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कब, तो 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना कब आई, 1946 में। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर इसको गठन किया गया, और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, जिसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। हाँ, इसमें क्या था कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इसमें से 296, जैसे कि मैंने बताया कि सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों की प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों की प्रांतों से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देसी जो रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किसके, देसी रियासत के जो प्रमुख थे उन्हीं के द्वारा किया जाना था। प्रत्येक प्रांत से एक उसका मनोनयन होना था। और संविधान सभा के लिए चुनाव जो था जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों, मतलब ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया और 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल। हाँ, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया, लेकिन 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें देसी रियासतों ने मतलब शामिल होना शुरू किया। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों में की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। और यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। मतलब ये जो मताधिकार था, मतलब कर जो लोग ज़्यादा देते हैं उन्हीं को दिया जाएगा, शिक्षा मतलब जो लोग ज़्यादा शिक्षित हैं उन्हीं को, और संपत्ति के आधार पर किसके पास कितनी संपत्ति उसके आधार पर ये जो वयस्क मताधिकार ये जो मताधिकार था उसी पर आधारित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान की मैंने बताया पहली बैठक हुई। फिर 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा में पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों में से जिसमें 9 महिलाएं थीं। हाँ, ये याद रखिएगा कि 200 जितने 7 सदस्य थे 207 में से 9 महिलाएं थीं। इन्होंने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता स्थायी अध्यक्ष किसने की? प्रथम बैठक की
अध्यक्ष था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और ये कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जैसा कि मैंने सब बताया हुआ है अभी, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया, देखिए पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और पारित कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटाकर 299 रह गई, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये माउंटबेटन योजना आई तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया और जो मूल संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से और जिसमें भारतीय प्रांतों से 229 और भारतीय रियासतों से 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण में उसे अंगीकृत होने तक संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा गया। तब है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर, हाँ मतलब इसमें जो लोकसभा मतलब और राज्यसभा की जो वेबसाइट है उस पर 18 दिन की जगह 17 दिन है, हाँ। जिसका कारण संभवतः संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल कितने अधिवेशन हुए, मैंने बताया था कि 11 अधिवेशन हुए थे, कुल अवधि 165 दिन, हाँ, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई और जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा मतलब किया गया। तो ये भी मैंने बताया कि हस्ताक्षर कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया और सबसे पहला हस्ताक्षर किया किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने, और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। ये मैंने बताया हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा राव मतलब BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को हाँ अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। 1 सेकेंड, कहाँ खो गया, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। तो उनके नाम भी जानते हैं। पहला नाम है विजयलक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृता कौर, तीसरी सरोजनी नायडू, चौथी सुचिता कृपलानी, पांचवी है पूर्णिमा बनर्जी, छठवीं है लीला राय, सातवीं जी दुर्गाबाई, आठवीं हंस मेहता, नवीं कमला चौधरी, 10वीं रेणुका रे, 11वीं मालती चौधरी, 12वीं दक्षयानी वेलायुधन, 13वीं है बेगम एजाज रसूल, 14वीं एनी मस्करीनी तथा 15वीं है अम्मू स्वामीनाथन। फिर से एक बार, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिला सदस्य थीं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। तो ये जो स्टेटमेंट है पूछे गए हैं कई क्वेश्चंस में, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। कब, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसमें मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो नहीं शामिल हुए। हालांकि इसमें शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था कि आप शामिल हो सकते हैं। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। मतलब जब 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को किसमें, कैबिनेट में भी शामिल किया गया। अब इस तरीके से हमारे कंप्लीट होता है, प्रश्न को स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो मैंने बताया था कि स्वराज पार्टी ने सबसे पहले 1934 में ये जो विचार था रखा था। तो रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के आधार पर मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित पार्टी प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। दूसरा है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो एम एन रॉय ने किया था। थर्ड क्वेश्चन, किसने कहा कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यह स्टेटमेंट किसका था।
यह स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1939 में हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख द ओनली वे, कौन सा लेख था? द ओनली वे। इनकी पत्रिका कौन सी? 1939 में हरिजन जो पत्रिका थी उसी में लेख प्रकाशित हुआ था। तो लेख का नाम था द ओनली वे। संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। चौथा क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था तो क्रिप्स मिशन द्वारा, है ना। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात। पांचवा है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। मतलब क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में बात करनी है तो संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, यह गलत है। और दूसरा दिया गया है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि वे अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो करेक्ट कौन सा सही है? तो इसमें क्या था कि 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव जो थे वो क्या थे तो वो देखते हैं। तो क्रिप्स मिशन में पहली बात ये कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जिसमें सभी भारतीय होंगे। हाँ, तो और लेकिन ये भी कहा गया था कि युद्ध में मतलब जो भारतीय हैं अभी हमारा साथ दें, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही संविधान सभा के गठन की अनुमति दी जाएगी। तो यही सब था। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि युद्ध की समाप्ति पर युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया था कि संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। और तीसरा ये भी कहा गया था कि भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। चौथा कहा गया था कि यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। ये सब प्रावधान उसमें कहा गया था, किसमें? क्रिप्स प्रस्ताव में। तो इसीलिए जो है पहला वाला गलत है और दूसरा वाला जो है वो सही है। छठवां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख जो व्यक्ति थे उनमें से एक प्रतिनिधि। तो इसका भी ऑप्शन सही रहेगा। आपका सातवां है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो मैंने बताया था कि इसमें जब कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से? तो इसमें थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि ये अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 8वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, है ना। 9वां है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो फिर से कैबिनेट मिशन योजना। और ये कब आई थी? तो ये 1946 में आई थी और स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना। 10वां क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति कार्यपालिका परिषद के। तो इसमें आप जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार की बात कर रहा है, इसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होता था। जिसमें वायसराय होता था वो क्या होता था कि कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होता था। जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अब 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कह रहा है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित की गई उनमें से उसका सदस्य कौन नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये इसके सदस्य नहीं थे। किसके? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे जो 1946 में गठित हुई। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को, उसी के आधार पर नवनिर्वाचित संविधान सभा को
सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें से कौन कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल जो योजना आई थी उसके अनुसार क्या था कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण, क्योंकि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें सी, मतलब कथन तो सही है पर कारण गलत है, मतलब इसका कथन ये सही है और कारण इसका गलत है। चलिए इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं और इसमें फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी और वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये जो है मतलब इसका कथन तो सही, लेकिन कारण वो थोड़ा ना चाहते थे कि भारत का बंटवारा ना हो, वो तो चाहते ही थे, फूट डालो और राज करो वाली नीति थी उनकी। अब इसमें क्या था कि अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो के स्थान पर किसको वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे? तो आर की बाल्ड वेवेल वायसराय नियुक्त हुए थे। किसके स्थान पर? लिन लिथगो के स्थान पर। वो क्या हुआ कि वे जो संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, भारतीय जो संविधान था उसके गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 को लंदन गए थे। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। मतलब परिषद में क्या होगा कि वायसराय और कमांडर इन चीफ ब्रिटिश होंगे, बाकी जितने सदस्य होंगे सभी भारतीय होंगे। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, ये सब प्रावधान शामिल किए गए थे। फिर से कौन कौन से प्रावधान वेवेल योजना के प्रस्ताव में था? तो कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने भी सदस्य होंगे सभी भारतीयों का होना, शीघ्र ही शिमला में सम्मेलन को बुलाया जाना और युद्ध पश्चात के समाप्ति के बाद भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, ये सब प्रावधान उसमें वेवेल योजना में के प्रस्ताव में शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो इसीलिए कथन तो सत्य है लेकिन कारण गलत है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। 14वां क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? सत्य की बात करें, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। किसकी बात कर रहा है? संविधान सभा के विषय में सत्य कह रहा है, वह वयस्क मताधिकार का परिणाम थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था उसमें। तो इसमें कह रहा है कौन सा आंसर सही है? तो इसमें आपका मतलब बहुदलीय निकाय थी, ये तो समझ आता है। चौथा है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी और ना ही वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो इसमें देखते हैं व्याख्या की संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। मतलब संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का जो उपयोग था निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे और इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। 15 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के संबंध में यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ए और डी इसमें सही है, मतलब यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, तो हाँ सही है। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा? गलत कथन अब पूछ रहा है, अपनी क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि सही पूछ रहा है या गलत, इसीलिए गलत क्वेश्चन ये कथन कह रहा कौन सा है। अब संविधान सभा के बारे में पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो कह रहा है कि तो प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। और इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और इसमें डी है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो था सीमित था। तो ये मैंने पहले बताया था कि कर के आधार पर जो ज़्यादा कर देते हैं, संपत्ति जिनकी ज़्यादा, शैक्षणिक मतलब ये जो योग्यता जिनके पास ज़्यादा, तो उसी के आधार पर मताधिकार सीमित था। तो ये भी डी ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी।
तो इसलिए इसका सी ऑप्शन गलत है। हाँ, तो इसका जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर यह तय हुआ था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी ऑप्शन है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, सी ऑप्शन इसका सही है। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से विधानसभा के सदस्य थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसमें जो प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य आए थे वो प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आए थे। हाँ, तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। बाकी इसमें ऑप्शन क्या थे? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नाम से नामांकन द्वारा। तो ये सब गलत है, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इस विकल्प के अकॉर्डिंग ये डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 20वां है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी की बात कर रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद। प्रथम बैठक की अध्यक्षता कह रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन जो अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी तो किसके द्वारा? तो उद्घाटन मतलब पहली बैठक की बात कर रहा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। 23, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया? तो दिसंबर 1946 में इनको संविधान सभा का सभापति चुना गया। 24, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 25 क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, आपका एमपीपीसीएस में पूछा गया है। हाँ, उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री 2007 में पूछा गया है, और बीपीएससी 2022 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस मतलब मेंस में। इस तरीके से कितना क्वेश्चन इससे पूछा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो दिसंबर 1946। भारत में की जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो सही है। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे तो गलत। कौन थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया तो ये भी सही है। तो इसलिए इस हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा, जिससे पहला और तीसरा सही है, बी ऑप्शन। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। 27 क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। याद रखना है तो फ्रैंक एंथोनी जो थे वो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे ये फ्रैंक एंथोनी। ये जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। किसको? फ्रैंक एंथोनी को। और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, और ये अस्थायी सभापति थे फ्रैंक एंथोनी। सॉरी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति कौन थे? ये जो थे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, और जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इनको मनोनीत किया गया था, और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को। 29, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और हमारा अगला टॉपिक रहेगा संसद लोकसभा। संसद को पढ़ेंगे हम। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।